बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो आज हम बात करेंगे प्री कॉन्सेप्शन केयर के बारे में कि प्री कॉन्सेप्शन केयर होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है, या ये सब लोग कर सकते हैं, या जिनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, या सिर्फ उन लोगों के लिए प्री कॉन्सेप्शन केयर होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए या अनप्लान प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर प्लान प्रेगनेंसी होगी तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, या अगर अनप्लान होगी तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं या कौन सी ऐसी मल्टीवाइटामिन्स हैं जो कि प्री प्रेगनेंसी केयर में यूज़ कर सकते हैं या इनिशियल प्रेगनेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं। प्री कॉन्सेप्शन केयर में हम ये बात करेंगे कि प्री कॉन्सेप्शन केयर में आपके कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं और कौन कौन सी डिजीज़ को जो है रिस्क फैक्टर है या कौन सी डिजीज़ हैं उनके ऊपर बात की जा सकती है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान उनसे बचा जा सके। या जो है इसमें हम बात करते हैं एंटीनेटल केयर में कि हम कितने फॉलोअप कर सकते हैं, कितने जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, कितनी दफ़ा डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए टोटल पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। देन हम बात करेंगे कि कौन सी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड करती है। तो हम नॉर्मल डिलीवरी को या नॉर्मल प्रेगनेंसी को किस तरह कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने कौन कौन सी प्रिकॉशंस अपनाने हैं, कौन कौन सी बातों का ख्याल करना है ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सेफ रहे टिल डिलीवरी। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्री प्रेगनेंसी केयर होता क्या है। प्री प्रेगनेंसी केयर जो है आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई बायोमेडिकल, बिहेवियर एंड सोशल रिस्क टू अ वुमेन हेल्थ और प्रेगनेंसी थ्रू प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। प्री प्रेगनेंसी केयर में कुछ ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं या कुछ ऐसे बिहेवियर आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो कि बाद में प्रेगनेंसी के लिए रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात की जाती है, काउंसलिंग की जाती है जो कि बाद में प्रेगनेंसी को जो है कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसको बचाया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू ट्रीटमेंट, थ्रू प्रिवेंशन, थ्रू एक्सरसाइजेज जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो प्री प्रेगनेंसी केयर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि कैसे एक सेफ डिलीवरी को मुमकिन बनाया जा सकता है। गोल्स। प्री प्रेगनेंसी केयर का गोल नंबर 1, हेल्प द मदर टू मेंटेन हर वेलबींग। मदर को इसमें हेल्प किया जाता है कि वो अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखेगी और बच्चा भी कंटिन्यू करे। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड फिजिशियंस हैव अल्टीमेट टाइम टू असेस, मैनेज एंड ट्रीट मैनी कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस बिफोर कंसेप्शन। इसमें जो है आपका प्राइमरी डॉक्टर श्योर करती है कि अगर आपको कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है खुदा न खास्ता जो कि बाद में प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करेगी, तो उसको किस तरह ट्रीट करना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से पहले होता है। तो इसमें हमारे पास पूरा टाइम होता है कि उस डिजीज़ को ट्रीट करें ताकि वो बाद में कॉम्प्लिकेशन ना करे। हमारे पास थर्ड गोल आता है, हेल्प द मदर टू अचीव अ हेल्थी आउटकम फॉर हर सेल्फ एंड हर अनबॉर्न फीटस। थर्ड जो मेन गोल इसका होता है कि मदर की अपनी हेल्थ भी ठीक रहे और जो फीटस आता है उसकी भी हेल्थ ठीक रहे। यानी जो आउटकम आता है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हम पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही ट्रीट कर लेते हैं, पहले ही अपने रिस्क फैक्टर को जो है मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि जो आउटकम है वो इफेक्ट ना हो, चाहे वो मदर का हो चाहे वो फीटस का हो। रिड्यूस मैटरनल और न्यूरोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। एक गोल ये भी है क्योंकि हम इसमें रिस्क फैक्टर के बारे में, कुछ डिजीज़ के बारे में, कुछ हैज़र्ड्स के बारे में पहले से बात करते हैं, पहले से ट्रीट करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन नहीं आती जो कि मैटरनल मॉर्टिलिटी को यानी माँ की मौत को और बच्चे की मौत को इससे बचाया जा सकता है। अब प्री कंसेप्शन केयर जो है ये किन किन लोगों के लिए है। Any women who wish to embark on pregnancy, especially those who are at risk। हर वो औरत जो कि चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, और हर वो औरत जिसकी पहली कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो या उसको रिस्क है, कुछ ऐसे उसके हेल्थ फैक्टर्स है जो कि इस प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, वो जो है प्री कॉन्सेप्शन केयर को ले सकती है। एनी टाइम और एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। वो कम से कम कंसीव करने के या जिस टाइम का उसका प्लान होता है उससे कम से कम 3 महीने पहले जो है प्री कंसेप्शन केयर स्टार्ट कर दे ताकि जो इसकी डिजीज़ है या कोई हैज़र्ड है, रिस्क फैक्टर है, वो ऑन टाइम मैनेज हो सके और कोई मेडिसिन वगैरह जो है कंसेप्शन को या फीटस को फिर बाद में इफेक्ट ना करे। व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी प्री कंसेप्शन केयर में होता क्या है।
प्री कंसेप्शन केयर में हम कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, मदर की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ यानी सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं, इस वक्त कोई मेडिसिन वो यूज़ करी है, ड्रग हिस्ट्री लेते हैं, ख़ानदान में कोई ऐसी बीमारी हो यानी कोई जेनेटिक डिजीज़ हो, थैलेसीमिया की कोई बीमारी हो या दिल की कोई बीमारी हो, कार्डिक इश्यूज़ हो, इस तरह कोई और बीमारी हो तो उसके बारे में सवालात किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। इसमें वुमेन की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है, उसके हेल्थ फैक्टर्स को जो है असेस किया जाता है, उसके बॉडी वेट को, उसके हाइट को, वेट को, ब्लड प्रेशर को और डिफरेंट फैक्टर्स जो है उसको असेस किया जाता है कि खुदा ना ख्वास्ता उसकी अपनी बॉडी में कोई ऐसा फैक्टर जो नहीं है जो वो कंसीव करने के बाद वो चीज़ जो है बाद में फीटस को कॉम्प्लिकेट करे। देन आता है लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस। कुछ लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं, फॉर एग्जांपल उसको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के लिए चेक किया जाता है, या अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई और ब्लड डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल ख़ानदान में कोई थैलेसीमिया की बीमारी हो उसके लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा मदर की खुद नॉर्मल जो है खून उसके अंदर है या नहीं है, उसके खून के अंदर कुछ खुद कमी तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो ऐसा नहीं है जो कि बाद में प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करे। तो ये सारी चीज़ें प्री कॉन्सेप्शन केयर में चेक की जाती है। प्री प्रेगनेंसी केयर में हम काउंसलिंग भी करते हैं। ये काउंसलिंग एज रिलेटेड भी हो सकती है, या अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसके बारे में बात की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ वुमेन्स है वो चाहती हैं कि वो कंसीव करें लेकिन उनका वज़न ज़्यादा है, तो आपको जैसे कि आपको पता है कि उसकी वजह से फ़ैट्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं और वुमेन्स जो है कंसीव करने में उसको परेशानी होती है। तो प्रेगनेंसी से पहले ही हम मदर को गाइड करते हैं कि अगर आप चाहती हैं कि आप कंसीव करें, अगर आप चाहती हैं कि फ्यूचर में आसानी से कंसीव करें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो आपको, तो आपको थोड़ा सा वेट कम करना होगा। और स्पेशली उसके अपने हाई वेट की लिमिट बताते हैं कि आप अपना वेट इतना रखें। क्रोनिक डिजीज़ इन्फेक्शन, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होती है कि जो कि ऑलरेडी बॉडी में मौजूद होती है, जब मदर कंसीव करती हैं तो वो इन्फेक्शन जो है फिर फीटस को अफेक्ट करती है, तो उसके बारे में कुछ काउंसलिंग की जाती है। अगर वो पहले से कोई मेडिसिन ले रही हैं तो उसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई मेडिसिन ले रही है जो कि बाद में फीटस को अफेक्ट करेगी, उसके ऑर्गन्स को डेवलप होने से प्रिवेंट करेगी, तो उसको उसके बारे में काउंसल किया जाता है। इम्यूनाइजेशन के बारे में किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक रूबेला जो है वायरस है वो मदर से जो है फीटस में ट्रांसफ़र होता है, जो है एबॉर्शन भी करवा सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है। कुछ ऐसी मोरूसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि ख़ानदान पेरेंट्स से बच्चों की तरफ शिफ्ट हो सकती है, तो उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर ऐसी कोई जेनेटिक डिसीज़ या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कंफर्म होता है तो उसके बारे में काउंसलिंग की जाती है। डाइट के बारे में काउंसलिंग की जाती है कि कौन सी हेल्दी डाइट्स हैं, यानी हाई प्रोटीन डाइट और हाई कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लेने चाहिए, और इस तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक भी इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता जो वुमेन प्रेग्नेंट होना चाहती है वो स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक करती है तो उसके बारे में काउंसल किया जाता है कि वो आपकी फीटस को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती हैं, ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, या उसको दरमियान में आपको एबॉर्शन हो सकता है। मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो लोग इस तरह एडिक्शन के आदी होते हैं। देन हम बात करेंगे साइकोसोशल या रिलेशनशिप या स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में, या मेंटल हेल्थ। अगर मदर की कोई मेंटल हेल्थ में कोई इशू है, जैसे कोई सम टाइम मदर्स को स्ट्रेस होता है कि अगर वो कंसीव करेगी तो वो फिर किस तरह ये बेबी डिलीवर होगा, ये पूरा प्रोसेस किस तरह वो आइदर वो कैरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, या जो है वो किस तरह इसको थ्रू आउट कैरी करेगी, तो इसके बारे में थोड़ी सी काउंसलिंग की जाती है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने बताया कि प्लान्ड प्रेगनेंसी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि फिर प्रिवेंट करती हैं कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से। अगर प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। मोस्ट प्रेगनेंसी आर अनइवेंटफुल एंड हैव अ गुड आउटकम। यूजुअली ऐसे नहीं होता कि अगर आपने अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की है तो उसमें ज़रूर है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, हो ज़रूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। द रिस्क ऑफ फीटल क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, आपने क्रोमोजोम टेस्टिंग नहीं की, तो कॉन्जेनिटल या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स पाए जाएं, जो कि यूजुअली कॉमन है कि डाउन सिंड्रोम यूजुअली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो ये चीज़ें जो है टेस्ट नहीं होती, पहले जो है बाहर नहीं आती तो कॉम्प्लिकेट करती है बाद में। अगर ये प्लान प्रेगनेंसी होती है, प्री कॉन्सेप्शन केयर की जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में टेस्ट किया जाता है और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इस तरह अगर मदर की एज कम है तो उसके लिहाज से भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
टीनेज प्रेगनेंसी आल्सो एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशनल इश्यूज़, क्योंकि उनका इंटेक सही नहीं होता, उनकी बॉडी खुद ही अभी ग्रोथ की फेज़ में होती है। इसमें अगर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं और वो इंटेक इतना नहीं करती, तो उसकी वजह से भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। देन एनीमिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के भी चांसेस हो सकते हैं, जो कि मदर की सेहत के लिए भी ठीक नहीं होते। फीटस होना होता है, उसको भी ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस भी मदर्स में ज़्यादा होता है। सोशल इश्यूज़ भी जो हैं वो टीन एज प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की वेट के बारे में कि एक नॉर्मल हेल्दी वेट जो है ज़रूरी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, नॉर्मल आउटकम के लिए। अगर वेट जो है नॉर्मल होता है तो वो डिफरेंट फैक्टर्स को, डिफरेंट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। यानी अ हेल्दी वेट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी को कम कर सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को, जो कि बच्चे की कमर की जो है रीढ़ की हड्डी सही नहीं बनती, उसकी इफ़ेक्ट्स को कम कर सकता है। मिसकैरेजेस इफेक्ट को कम कर सकता है। जिनके वेट ज़्यादा होता है, स्टडीज़ में आया है कि उनकी मिसकैरेजेस भी ज़्यादा होते हैं। प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट किया जा सकता है कि हर बंदे का जो है वेट और हाइट अपनी बॉडी के लिहाज से और अपनी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि आपका हाइट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट कम है तो आपका वेट भी कम होना चाहिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होगा। तो उसको एक फार्मूले के थ्रू जो है हम कैलकुलेट करते हैं और हम आपको बताते हैं अगर आपकी वेट जो है वो नॉर्मल है या आपको वेट गेन करना है या आपको वेट रिड्यूस करना है। तो हम इसको बॉडी मास इंडेक्स करते हैं। इस बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम आपको बताते हैं अगर आप नॉर्मल रेंज में हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप किस तरह इसको रिड्यूस कर सकते हैं या किस तरह अपने वेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम प्री कंसेप्शन केयर में बात करते हैं। देन आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर वेट कम होता है, नॉर्मल रेंज में होता है, तो बेबी शुगर जिसको कहते हैं या जो प्रेगनेंसी में शुगर होता है उससे बचा जा सकता है। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन यूजुअली उन औरतों को होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो इससे बचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं। अगर एक वेट का फैक्टर, एक वज़न का फैक्टर जो है अगर उसको हम नॉर्मलाइज करें तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूजुअली मदर्स को हो सकता है। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आती है और वो फिर सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जाती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको वेट मेंटेन करना होगा। इसके अलावा कंसल्टेशन विद द डाइटिशियन में बी हेल्पफुल, एम टू रिड्यूस वेट टू नॉर्मल BMI। जैसे मैंने पहले बात की, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, कम है, नॉर्मल है, इसके बारे में आपको अपने डाइटिशियन बताएगा या आपको अपना प्राइमरी फिजिशियन बताएगा कि आपको अपना वज़न बढ़ाना है, कम करना है या आपका वज़न अभी इस हालत में ठीक है। देन हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वुमेन को पहले कोई डिसऑर्डर होता है, कोई हेल्थ इशू होता है जिसकी वजह से वो मेडिसिन ले रही होती है, अगर प्री कंसेप्शन केयर की जाती है तो हम मेडिसिन की हिस्ट्री लेते हैं। उसमें खुदा न खासा कोई ऐसी मेडिसिन होती है कि जो कि आगे जाके फीटस को अफेक्ट करती है, उसके ऑर्गन्स बनने नहीं देती, उसके मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ा सकती है। तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू ऑल ड्रग्स इंक्लूडिंग दोज ब्रॉट ओवर द काउंटर। प्रेगनेंसी में वैसे भी बेहतर है या प्रेगनेंसी से पहले भी बेहतर है कि कोई ऐसी मेडिसिन ना ली जाए जिसका ख़तरा हो, ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। देयर इज़ अ लिटिल डेटा ऑन हर्बल प्रिपरेशंस इन प्रेगनेंसी एंड दे शुड आल्सो बी अवॉइडेड। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी नॉलेज हमें नहीं मिली कि हर्बल प्रिपरेशंस जो हैं वो प्रेगनेंसी में नुकसान नहीं करती, तो कोशिश करनी चाहिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जो हर्बल मेडिसिन है, वो भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज। अच्छा, प्री कंसेप्शन केयर जो है वैसे तो सब के लिए है, लेकिन अगर ये कुछ फैक्टर्स हैं फैमिली में, हिस्ट्री में है, तो उसको तो ज़रूर प्री कंसेप्शन केयर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हु हैड अ प्रीवियस चाइल्ड विद इनहेरिटेड डिजीज सच एज डाउन सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस। कोई ख़ानदान ऐसा है जिसमें पहले ही कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ हो, या कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें दिल की बीमारी हो या वो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर हो। यानी डाउन सिंड्रोम में जिस तरह बच्चे होते हैं उनका मेंटल हेल्थ लेवल जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, वो थोड़े लर्निंग में वीक होते हैं, वो जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में वीक होते हैं, जो बाकी बच्चे जो हैं उसमें अच्छे होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, यूजुअली जो है वो इनफर्टाइल होते हैं। तो इस तरह के जो फीटस वो पैदा होता है, जो नया बच्चा पैदा होता है डाउन सिंड्रोम का बच्चा, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अगर ख़ानदान में इस तरह कोई बीमार बच्चा है तो आपको ज़रूर प्री कंसेप्शन केयर करवानी चाहिए, ताकि आपकी टेस्टिंग में खुदा न ख्वास्ता अगर आप कंसीव करते हैं और आपका आउटकम जो है खुदा न ख्वास्ता उसमें भी इस तरह कोई इनहेरिटेड डिजीज़ हो। हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर।
couples need to know what the risk of having an affected child is and whether screening is important or not. प्री कंसेप्शन केयर में बताया जाता है कि आपको जो है कौन कौन सी स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर वैसे आपको कोई स्क्रीनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो प्री कंसेप्शन केयर में ये चीज़ें सारी डिस्कस की जाती हैं। थैंक यू। आज हमने बात की प्री कंसेप्शन केयर के बारे में, प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के बारे में, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे बच के हम बेहतर आउटकम पा सकते हैं, न्यू बॉर्न डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सी सेक्शन की तरफ लीड करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लीड करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम वो करें तो सी सेक्शन के बाद हम एक नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह आप सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पे आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।